Hello everyone, I am Quina. Welcome back to my channel विज्ञान मेंटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 which is units and measurements. Students, in the last lecture we discussed about the need of physics, physical quantities and its types और उसके अलावा हमने यूनिट्स और इसके सिस्टम्स को भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट्स होते हैं इनके बेसिकली 4 सिस्टम्स हैं, जिनमें से पहले 3 यानी कि CGS, FPS और MKS इनको मैंने आपको समझाया था और हमें नेक्स्ट सिस्टम के बारे में समझना है विच इज़ SI सिस्टम। सो चलिए हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम हमारे ब्रीफ कंटेंट्स में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो नंबर 1 इज SI सिस्टम्स, SI unit system, number 2 is abbreviations in powers of 10, abbreviations in powers of 10. Third topic that we are going to discuss today is common practical units. जो कॉमनली यूज्ड होने वाले यूनिट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज करने हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर विद द फर्स्ट टॉपिक, यूनिट्स। मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स के हमारे पास 4 तरह के सिस्टम्स हैं। चलिए देखते हैं कि वो सिस्टम्स कौन कौन से हैं। पहला सिस्टम है CGS सिस्टम, देन इज FPS सिस्टम, नेक्स्ट MKS सिस्टम एंड द लास्ट वन इज SI सिस्टम। CGS is सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। ये एक फ्रेंच सिस्टम है जिसमें हम लेंथ, मास और टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेजर करते हैं, जबकि FPS एक ब्रिटिश सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, मास को मेजर करेंगे पाउंड में और टाइम को एज यूजुअल हम सेकंड में मेजर करते हैं। देन MKS ये अगेन एक फ्रांस का सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। सो टाइम के लिए तो तीनों ही सिस्टम्स में सेम यूनिट है सेकंड, लेकिन लेंथ और मास के लिए अलग अलग यहाँ पर यूनिट्स लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप के सिस्टम की विच इज SI सिस्टम। सो SI सिस्टम क्या है? ये है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये वो सिस्टम है यूनिट्स का जिसे प्रेजेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जा रहा है। SI का एब्रीविएशन एक फ्रेंच नेम से लिया गया है। इसका अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो इसका फुल फॉर्म होता है ले सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट। ये फ्रेंच नेम में इसका एब्रीविएशन है, राइट? लेकिन हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। सो चलिए अब समझते हैं कि SI यूनिट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट्स का। SI यूनिट्स का क्लासिफिकेशन हम 2 कैटेगरीज में करते हैं।
एक होता है फंडामेंटल, या फिर इसे हम बेस यूनिट भी कहते हैं, फंडामेंटल और बेस यूनिट। और जो दूसरी कैटेगरी है इसमें आती है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स ली गई हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल मानते हैं, जबकि 2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री मानते हैं। इसे भी हम डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज को फंडामेंटल या बेस माना गया है और कौन सी क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री माना गया है। पहले हम जरा ये समझ लेते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आखिर होती क्या हैं। फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल, यह हमें नाम से ही क्लियर होता है। फंडामेंटल यानी कि जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं या फिर बेस कहते हैं। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, अब इन डिराइव्ड क्वांटिटीज की खास बात ये होती है कि इनके लिए हमें किसी न्यूमेरिकल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिंपली फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ही इन क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लेंथ की यूनिट का नॉलेज है, ठीक है, लेंथ का यूनिट जो है उसका नॉलेज है, तो आप यहाँ से एरिया का यूनिट भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम का भी यूनिट निकाल सकते हैं। अब ये तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं, लेंथ भी मेजरेबल है, एरिया एंड वॉल्यूम ये तीनों ही मेजरेबल हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन एरिया हम तभी लिख सकते हैं जब हमें लेंथ का नॉलेज होगा, राइट। अगर हमने लेंथ का यूनिट मीटर लिया है तो एरिया का यूनिट कितना होगा, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट कितना होगा, मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से मीटर इनटू मीटर, इस तरीके से हम एरिया का यूनिट लिख सकते हैं। फर्दर हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। लेट अस से कि हमें लेंथ और टाइम इन दोनों के बारे में पता है, तो हम आसानी से स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं। हम आसानी से स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हमें लेंथ और टाइम दोनों के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिट लेंथ मूव करती है इन यूनिट टाइम, यूनिट लेंथ मूव करती है इन यूनिट टाइम। अब ये यूनिट क्या चीज़ है, यूनिट मतलब इसका एक यूनिट के बराबर, यानी एक जो हमने रेफरेंस लिया होता है। यूनिट लेंथ कितनी हुई, 1 मीटर, यूनिट टाइम कितना हुआ, 1 सेकेंड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर लेंथ चलती है 1 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड भी यूनिट होगी, यूनिट स्पीड मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें स्पीड का आइडिया कहाँ से लगा, जब हमें लेंथ और टाइम दोनों का नॉलेज है तभी हम स्पीड को लिख सकते हैं, इसलिए स्पीड भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जो चॉइस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है वो भी फ्री होता है, यानी कि यहाँ पर हमने लेंथ और टाइम को फंडामेंटल माना था, इसलिए हमारे पास स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी आई। अगर हम चाहते तो हम स्पीड को और टाइम को फंडामेंटल मान सकते थे, स्पीड और टाइम को हम फंडामेंटल मान सकते थे। अगर हम ऐसा करते तो लेंथ एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाता। ओके, सो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो चॉइस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है वो हमारे ऊपर होता है, उसके लिए हम फ्री हैं, हम किन्हीं भी क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल मान सकते हैं। एसआई सिस्टम में हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को चूज़ किया है, ठीक है। अब हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर कोई और भी हो सकती थी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिन्हें हमने चूज़ किया है वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, राइट।
एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। These 7 fundamental quantities are length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स और सिंबल्स को भी ज़्यादा ध्यान में रखना है। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसे हम मेज़र करते हैं मीटर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है आगे से कि लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर्स, और सिंबल इसका होता है स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं लिखना है, स्मॉल एम। देन अगेन मास का जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम। अब मास को तो देखो हम ग्राम्स में भी मेजर करते हैं, पाउंड में भी मेजर करते हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन ऐसा यूनिट कौन सा है, ऐसा यूनिट है किलोग्राम। और किलोग्राम को हम केजी लिखते हैं, राइट। के भी यहाँ पे स्मॉल है और जी भी यहाँ पर स्मॉल है। देन टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं ऐसा ही सिस्टम में। अदरवाइज टाइम के भी यूनिट्स होते हैं, आवर्स होता है, मिनट्स होता है, लेकिन ऐसा ही सिस्टम में टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं और इसका सिंबल होता है स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका यूनिट है एम्पियर और इसे हम कैपिटल ए से सिंबलाइज करते हैं। टेम्परेचर कैपिटल टी, इसका यूनिट है केल्विन को भी हम कैपिटल के से सिंबलाइज करते हैं। एक चीज देखिए, यहाँ पे ए और के ये दोनों ही कैपिटल्स में हैं, तो एक्चुअल में इसके पीछे की कहानी ये है कि जो भी यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम पर लिए गए हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे और केल्विन भी एक साइंटिस्ट थे, सो इनके नाम के ऊपर जो यूनिट्स बनाए हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे हम मोल्स में मेजर करेंगे और इसका सिंबल क्या रहेगा, MOL, मोल सिंपल, यहाँ पर ई नहीं आएगा। लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे हम मेजर करते हैं कैंडेला में, जिसका सिंबल है स्मॉल c स्मॉल d। ओके, सो ये 7 फंडामेंटल एसआई सिस्टम के फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स हैं और इनके सिंबल्स हैं। बहुत ईजी है, आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये मेमोराइज भी हो जाएंगे। अब आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फंडामेंटल यही होने चाहिए थे, हम कोई और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज कर सकते थे, लेकिन हमने इन 7 को ही फंडामेंटल माना। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में या साइंस में, उन्हें हम इन्हीं 7 को यूज करके डिराइव कर सकते हैं। ओके, चाहे आपको फोर्स निकालना हो, अब लेटर से मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो F = ma, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा। अब m क्या चीज होती है, मास। एक्सेलरेशन, अब मुझे क्या चाहिए, फोर्स निकालने के लिए मास और एक्सेलरेशन दोनों चाहिए हैं। मास तो मेरे पास एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन बेस नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब मुझे एक्सेलरेशन पता करने के लिए वेलोसिटी और टाइम दोनों का पता होना चाहिए। टाइम तो फंडामेंटल है लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। ओके, सो अब मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे कि जो v है इसे भी ज़रा मैं फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकती हूँ, विच इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, दिस इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ भी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है, तो यहाँ से मुझे मेरे पास लास्ट में ये दोनों ही फंडामेंटल आ रही हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे फोर्स को कैलकुलेट करना है तो मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प लेना ही पड़ेगा। मुझे लेंथ, मास और टाइम इन तीनों का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो मैं फोर्स को कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसी तरह से अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लेंथ को यूज करेंगे। फोर्स अगेन जैसे कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पर फोर्स तो वैसे करके कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो इनडायरेक्टली मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि इसके अलावा, इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको लिखने के लिए, उनके यूनिट्स को लिखने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की ही जरूरत पड़ती है। इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम उन्हें डिराइव कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। एसआई सिस्टम में सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 फिजिकल क्वांटिटीज को रखा गया है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि इन 2 क्वांटिटीज को अलग क्यों रखा गया है, इन्हें बेस क्वांटिटीज में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। ओके, पहले हम देख लेते हैं कि जरा ये है क्या। अब एंगल्स को मेजर हम डिग्रीज में भी करते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लेन एंगल होगा, प्लेन एंगल यानी कि 1 डायमेंशनल में और 2 डायमेंशंस में अगर एंगल फॉर्म होता है तो उसे रेडियंस में मेजर किया जाएगा। ओके, उसे रेडियंस में मेजर किया जाएगा और उसके यूनिट का जो सिंबल होगा वो होगा RAD, रेड। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल एक 3D का केस है और इसे हम मेजर करेंगे स्टीरेडियन में, जिसका सिंबल है कैपिटल S स्मॉल r। ओके, सो अब हम 1 बाय 1 इन दोनों को देख लेते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आखिरकार होते क्या हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लेन एंगल से। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का बेस यूनिट होता है रेडियन एंड द सिंबल इज RAD, रेड। ओके, सो प्लेन एंगल मैंने आपको अभी भी बताया था कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल केसेस में मेजर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 लाइंस के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल थीटा, इसको हम रेडियंस में मेजर कर सकते हैं। और जो 2 प्लेन्स, यहाँ पर ये 2 प्लेन्स हैं, इनके बीच के जो एंगल है थीटा, इसे भी हम रेडियंस में मेजर कर सकते हैं। दिस इज 1 डायमेंशनल केस एंड दिस इज अ 2 डायमेंशनल केस। ओके, सो रेडियंस में हम प्लेन एंगल को मेजर कर सकते हैं 1D और 2D केस में। लेट अस नाउ सी कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। 1 रेडियन is defined as the angle subtended from the center of a circle which, one second, which intercepts an arc equal in length to the radius of the circle। यह है हमारे पास 1 रेडियन एंगल का डेफिनेशन। अब जरा इसे समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं हम। सो 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखो, जैसा हमने यहां पर एक
सर्कल का एग्जाम्पल लिया है। सो देखिए यहाँ पर एक सेंटर से हमने इंटरसेप्ट बनाया है आर्क के ऊपर। ये एक सेंटर का ये जो सर्कल है इसका एक आर्क है जिसकी लेंथ हमने s के बराबर बोली है। वहां पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है थीटा के बराबर। अब नेक्स्ट चीज देखिए, विच इंटरसेप्ट्स एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर ये जो आर्क का लेंथ है s, ये सर्कल के रेडियस r के बराबर होना चाहिए। ओके, अब जरा आपको याद होगा कि अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो आर्क का, तो आर्क इज इक्वल टू कितना होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू एंगल। ठीक है, अब एंगल अगर मुझे 1 रखना हो, 1 यूनिट मतलब अगर मैं इसको 1 रेडियन रख दूं, तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, यहाँ पे तो 1 आ गया, तो आर्क जब रेडियस के बराबर होगी उस टाइम पर ये जो एंगल सबटेंड होगा ये हमारे पास 1 रेडियन के बराबर होगा। ये एंगल हमारे पास 1 रेडियन के बराबर होगा। ओके, सो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बना, हमने यहाँ पर लेटेस्ट से मैंने एक सर्कल कंसीडर किया है। मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ A, B एंड C। यहाँ पर जो B, C है ये आर्क है जिसके ऊपर मैंने इंटरसेप्ट बनाया है इन 2 लाइंस का। सो दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल जो हमने चूज किया है, एंड AC इज द रेडियस। अब जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, एंगल BAC, लेटस से थीटा, अगर मुझे थीटा को इन टर्म्स ऑफ रेडियंस लिखना हो तो मैं लिखूंगी थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर थीटा इन रेडियंस। रेडियन का जो यूनिट है उसका सिंबल है RAD इन स्मॉल लेटर्स। ओके, सो दिस इज what we have to do if we want to write theta in radians. Okay, now one important thing that we need to do here is to find the relationship between radian and degrees. Okay, relationship between radians and degrees। रिलेशन क्या है हमारे पास, इट इज 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपने देखा होगा कि आप 360 डिग्री को 2 पाई के बराबर भी लिखते हैं, तो एक्चुअल में वो जो 2 पाई आप लिखते हो वो रेडियंस में है। ओके, वो SI सिस्टम में आप लिखते हो। डिग्रीज भी एंगल का ही यूनिट होता है लेकिन वो SI सिस्टम में नहीं होता है। अब अगर मुझे पाई रेडियन लिखना हो तो पाई रेडियन किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, सिंपली यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय दिस 2, then 1 radian will be equal to 180 डिग्री divided by pi। ओके, ये हमारे पास रिलेशन आ गया डिग्री और रेडियन के बीच में। एक जो सर्कल है ये कंप्लीट सर्कल, अगर मुझे इसके एंगल को एक्सप्रेस करना हो तो सर्कल का पूरा एंगल कितना होगा यहाँ पे, 2 पाई रेडियंस के बराबर, यानी कि 360 डिग्री के बराबर पूरा सर्कल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट स्टीरेडियन। अगला है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन एक 3 डायमेंशनल एंगल का केस है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्फीयर है और उसमें से हमने कॉनिकल सेक्शन अलग किया है। ओके, एक स्फीयर है, एक सर्कल नहीं है, इसको आपको 3 डायमेंशंस में इमेजिन करना है। ये एक कॉनिकल सेक्शन है, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम का जो कोन होता है कुछ इस तरीके का। ओके,
सो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होती है उसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंगल जो एक 3 डायमेंशनल केस है उसका यूनिट होता है स्टीरेडियन। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रही है वो सॉलिड एंगल होगा, इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम जरा देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज इक्वल टू द एंगल at the center of the sphere subtended by the part of surface equal in area to the square of radius. अब जरा इसे समझते हैं। हमने बोला कि जो सॉलिड एंगल होता है उसे हम डिफाइन करते हैं एज एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ द स्फीयर पे जो एंगल फॉर्म होता है सबटेंडेड बाय द पार्ट ऑफ सरफेस इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यहाँ पर अगर हमने रेडियस 1 मीटर के बराबर लिया है तो सरफेस जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जो यहाँ पे बन रही है, इस सरफेस का एरिया कितना होगा टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, इट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ओके, अगर ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पे पैदा होती है तो जो एंगल फॉर्म होगा वो 1 स्टीरेडियन के बराबर होगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 स्टीरेडियन। अब जरा इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉनिकल सेक्शन कंसीडर किया है। लेट अस से दिस डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं पॉइंट्स के नाम दे दूं ए, बी एंड सी, तो जो ए बी है ये हमारे पास आर के बराबर है और यहाँ पर जो एरिया फॉर्म हो रहा है इसे मान लो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देन दिस एंगल, दिस 3 डायमेंशनल एंगल विल बी डिनोटेड बाय ओमेगा। इस सिंबल को हम ओमेगा से भी बोलते हैं। अब ओमेगा जो है ये हमारे पास सॉलिड एंगल है। ओमेगा इज गिवन बाय एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल और ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये स्टीरेडियंस में आएगा। दिस रिजल्ट इज इन स्टीरेडियंस। सो दिस इज व्हाट अ सॉलिड एंगल इज। ओके, अगर एक कंप्लीट स्फीयर को देखना हो तो एक कंप्लीट स्फीयर में कितना सॉलिड एंगल फॉर्म होता है, वो होता है 4 पाई स्टीरेडियंस के बराबर। 4 पाई स्टीरेडियंस के बराबर। ये तो हो गया हमारे पास टोटल डिस्कशन अबाउट द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। नोट, इस नोट में हमें लिखना है कि द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल are the only physical quantities which have units but are dimensionless। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है
प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में। यही रीज़न है कि हम इन दोनों को अलग रखते हैं, हम इन्हें फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ के साथ इंक्लूड नहीं करते हैं, इन्हें हम सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स में रखते हैं, क्योंकि इकलौती क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास यूनिट्स हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि इन दोनों के पास यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे कि डायमेंशन क्या चीज़ है, यूनिट तो आपको पता है लेकिन डायमेंशन के बारे में नहीं जानते होंगे। वो हम समझ जाएंगे जब हम डायमेंशंस का टॉपिक करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे नोट बना के अपने पास रख सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में जिनके पास ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है, लेकिन सिर्फ ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास यूनिट्स होते हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होते हैं। ओके, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट। अब हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एसआई सिस्टम्स में हमने फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट्स दोनों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। नंबर 1 इज कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम कोहेरेंट सिस्टम हम उन सिस्टम्स को कहते हैं जहां पे डिराइव्ड क्वांटिटीज को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम सिंपली मल्टीप्लिकेशंस या फिर डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी न्यूमेरिकल फैक्टर को ऐड नहीं किया जाता है। हमने अच्छे से ये समझ लिया था कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज थी उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके लिख पा रहे थे, ओनली विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसलिए हम कहते हैं कि एसआई सिस्टम एक कोहेरेंट सिस्टम है। नेक्स्ट इज रैशनल सिस्टम। This advantage is very important. रैशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम को हम रैशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम कोई तरह का भेदभाव नहीं करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इस सिस्टम में अगर हम एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स को देखें तो हम डिफरेंट यूनिट्स को यूज करते हैं, जबकि एसआई सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम ओनली वन काइंड ऑफ यूनिट, ओनली वन यूनिट फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी को ही यूज करेंगे। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ एनर्जी का, तो एनर्जी का चाहे कोई भी फॉर्म हो, चाहे साउंड एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, मैकेनिकल हो या कोई भी और तरह की थर्मल एनर्जी हो, सबके लिए हम जूल्स को ही यूज करते हैं इन एसआई सिस्टम। यहाँ पर एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स में हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, जबकि एमकेएस सिस्टम में देखा जाए तो मैकेनिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं जूल्स। अगर हमें हीट एनर्जी को मेजर करना हो तो हम इसमें यूज करते हैं कैलोरीज, और अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करना हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसे एमके सिस्टम में हम मेजर करेंगे वॉट आवर्स में। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है बाकी सिस्टम्स और एसआई सिस्टम्स में। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज एसआई सिस्टम is a metric system. metric system, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स होंगे, मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स can be expressed
can be expressed in powers of 10. In powers of 10. अब इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं, क्या मतलब है इसका। मैंने बोला कि एसआई सिस्टम एक मैट्रिक सिस्टम होता है। मैट्रिक शब्द जो है वो 10 के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर जो भी मल्टीपल ऑफ यूनिट्स होंगे, जैसा कि मान लो कि मैं लेंथ की बात करती हूँ, तो लेंथ को हम मीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं, नैनोमीटर्स में भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके यूनिट्स हैं। अब जो एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है वो होता है मीटर। अब देखिए जरा, 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर्स के बराबर लिख सकती हूँ, यानी कि मैं इसे 10 पावर 2 सेंटीमीटर्स के बराबर लिख सकती हूँ। ओके, इसका मतलब कि जो मीटर यूनिट है उसको अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं 10 की पावर 2 साथ में लिखूंगी, यानी पावर ऑफ 10 का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मुझे किलोमीटर और मीटर में रिलेशन लिखनी हो तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, या फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर्स। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पावर ऑफ 10 में लिखने से मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको 10 पावर 3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इन ए सिमिलर वे आई कैन ऑल्सो राइट दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -9 मीटर्स। अब चाहे पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 10 की पावर की फॉर्म में अगर हम लिख पा रहे हैं तो ऐसे सिस्टम को हम मैट्रिक सिस्टम बोलेंगे। लास्ट पॉइंट इज नंबर 4, SI system is internationally accepted. Is internationally accepted. ऑब्वियसली हमें एक ऐसा सिस्टम यूनिट्स का चाहिए होता है जिसे हम वर्ल्ड वाइड यूज कर सकें। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज किया जाए, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, हम प्रॉपर कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड वाइड। इसलिए ऐसे सिस्टम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, ये भी इसका एक बड़ा एडवांटेज है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं SI प्रीफिक्सेस यानी एब्रिविएशंस इन पावर्स ऑफ 10। मैंने आपको अभी बताया कि SI सिस्टम में हम मैट्रिक सिस्टम का भी यूज करते हैं, यानी कि हम यूनिट्स को इन पावर्स ऑफ 10 भी लिख सकते हैं। फिजिक्स में हम जानते हैं कि मेजरमेंट्स का एक बहुत वाइड रेंज होता है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो अगर हमें साइज ऑफ न्यूक्लियस को कंपेयर करना हो साइज ऑफ सन या फिर साइज ऑफ आवर गैलेक्सी, तो अंतर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसलिए हम ये नहीं चाहेंगे कि हम लेंथ का सेम यूनिट इन दोनों के मेजरमेंट के लिए यूज़ करें, इसलिए हम लेंथ के भी डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर इनके मास की बात की जाए तो मासेस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, इसलिए हम सेम मासेस को भी इनके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिस्टम लिखा हुआ है जिसमें एब्रिविएशंस हैं इन पावर्स ऑफ 10। इनका हम बहुत बार फिजिक्स में यूज़ करते हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी एब्रिविएशंस हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क भी कर दूंगी, लेकिन बेशक आपको ये सभी आते होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पावर 24 को हम बोलते हैं योटा, और इसे हम कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। 10 पावर 21 जेटा, कैपिटल Z। अब यहाँ पे बहुत सारी आप खुद भी देख सकते हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 10 पावर 12 टेरा, 10 पावर 9 गीगा, 10 पावर 6 मेगा, 10 पावर 3 किलो, देन
10 पावर -3 मिली, 10 पावर -6 माइक्रो, 10 पावर -9 नैनो, 10 पावर -12 पिको और 10 पावर -15 फेम्टो। इनके सिंबल्स भी आपको ध्यान रखने हैं और इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकियों का भी आपको एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जिन जिन एब्रीविएशंस को मैंने मार्क किया है वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके, और इनके सिंबल्स का आपको ज़्यादा खास करके ध्यान रखना है। मेगा में हम कैपिटल M का यूज़ करते हैं, जबकि मिली में हम स्मॉल m का यूज़ करते हैं। देन माइक्रो के लिए सिंबल M नहीं है, यहाँ पे ये सिंबल अलग है, इस सिंबल को हम म्यू पढ़ते हैं। ओके, MU, म्यू। देन पिको के लिए तो स्मॉल p है, फेम्टो के लिए स्मॉल m है, स्मॉल f है सॉरी, किलो के लिए स्मॉल k है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल्स, लेट अस से मुझे लिखना है 1 मेगावोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट होता है? वोल्ट होता है वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब इसके साथ जुड़ गया मेगा। अगर मेगा है तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? यहाँ पर देखिए टेबल में मेगा कैपिटल M से हम लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10 पावर 6, यानी कि ये मेरे पास बनेगा 10 पावर 6 वोल्ट। सेकेंड इज, अगर मुझे 1 किलोमीटर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? टेबल में देखिए यहाँ पे किलो कहाँ है? किलो किसके बराबर है? 10 पावर 3 के बराबर है किलो। सो आई कैन राइट, किलो की जगह तो आ जाएगा 10 पावर 3 और मीटर का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल m। थर्ड एग्जाम्पल, आप ये खुद से भी ज़रूर ट्राई करिए। अगर मुझे नैनो सेकेंड लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? टेबल में देखेंगे नैनो की जगह एब्रीविएशन है 10 पावर -9 और सेकेंड को हम लिखते हैं स्मॉल s से, इसका जो यूनिट है, राइट। सो यहाँ पे क्या बनेगा? 10 पावर -9 और सेकेंड्स की जगह हम लिखेंगे स्मॉल s। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर, इसे हम कैसे लिखेंगे? फेम्टो है 10 पावर -15 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर -15 और मीटर की जगह हम लिखेंगे स्मॉल m। अब यहाँ पर देखो फेम्टोमीटर की जगह फेम्टो सेकेंड भी हो सकता था या फेम्टो वोल्ट भी हो सकता था, कोई भी यहाँ पे यूनिट हो सकता है, लेकिन जो इनके एब्रीविएशंस हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे, उनकी वैल्यूज जो है वो फिक्स होती हैं। आप कुछ और भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। हमने पढ़ा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका कोई एक यूनिट नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स को हम यूज कर सकते हैं। अब उनमें से कुछ यूनिट्स को हम ज़्यादा कॉमनली यूज करते हैं, हम उन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें बहुत ही छोटे डिस्टेंसेस को मेज़र करना हो तो ज़्यादातर यूज़ होने वाली यूनिट्स कौन सी हैं। सो पहला है फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। सबसे पहले है फर्मी। हम लिख सकते हैं 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 FM। यहाँ पर F क्या चीज़ है? M तो हम जानते हैं, M तो मीटर है। स्मॉल f किसका सिंबल है? आपने जो अभी अभी टेबल पढ़ा था उसको ज़रा याद कीजिए, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्मॉल f हम फेम्टो के लिए यूज़ करते हैं, यानी 1 फर्मी और 1 फेम्टोमीटर सेम ही चीज़ है।
और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 पावर -15 मीटर। दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम डिनोट करते हैं ए, और इसके ऊपर, इसके सिर के ऊपर एक आपको छोटा सा गोला लगाना है, ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम। और इसकी वैल्यू होती है 10 पावर -10 मीटर्स। अगर मुझे सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखना हो तो 10 पावर -8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा दूसरा यूनिट। तीसरा यूनिट है जो ज़्यादातर यूज होता है, दैट इज नैनोमीटर। नैनोमीटर कैसे लिखेंगे? 1 स्मॉल n स्मॉल m, 1 नैनोमीटर, एंड इट इज इक्वल टू 10 पावर -9 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर यूज होते हैं, जो भी मैं आपको लिखवा रही हूँ, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। लास्ट वन इज माइक्रोन। माइक्रोन, इसे हम लिखते हैं 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। ये जो सिंबल है ये म्यू है, और इसे हम पढ़ते क्या है? इसे हम माइक्रो पढ़ते हैं, यानी कि 1 माइक्रोन 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 पावर -6 मीटर। तो ये हमारे पास स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए कुछ कॉमनली यूज आने वाले यूनिट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड इज फॉर मेजरिंग large distances। For measuring large distances, इसमें पहला है लाइट ईयर। लाइट ईयर, अब आपको इसका नाम सुनकर तो थोड़ी सी हैरानी होगी कि इसके नाम में तो ईयर है, लेकिन ये यूनिट है डिस्टेंस की। ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको ज़रा आपको ज़्यादा अच्छे से गौर से याद रखना पड़ेगा कि लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट है, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस traveled by light in vacuum in 1 year। in 1 year, डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि इसका नाम लाइट ईयर क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है 1 साल में। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा डिस्टेंस होगा। लाइट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? हम स्पीड ऑफ लाइट को कैसे लिखते हैं वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में लाइट ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे साल में लाइट कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी हो इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, तो मैं लिखूंगी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 meters। This is the relationship between meter and light year। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट। अगला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका सिंबल है कैपिटल ए कैपिटल यू। इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं?
it is the mean distance of the earth from the sun, यानी कि अर्थ और सन के बीच की एवरेज दूरी, मीन दूरी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर मानते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, यानी कि इसे अगर हम मीटर्स में लिखना चाहें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 11 मीटर्स। तो ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, इतना ही डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में। अगर मान लो कोई स्टार है जिसकी अर्थ से डिस्टेंस है 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो स्टार सन के कंपैरिजन में अर्थ से 3 गुना ज़्यादा दूरी पर है। ओके, सो ये बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं। अगर मुझे मीटर्स में एक्सप्रेस करना हो तो ये बहुत ही लंबा सा एक नंबर बन जाएगा, उस नंबर को याद रखना मुश्किल है, इसीलिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इसे एक्सप्रेस करना ज़्यादा कन्वीनियंट मानते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। लास्ट वन इज पारसेक, या फिर हम इसे कहते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड, इसी का शॉर्ट फॉर्म है पारसेक। PAR हम यहां से लेते हैं और SEC हम यहां से लेते हैं। पैरालैक्टिक सेकेंड का हमने कंप्रेस्ड नेम बनाया है पारसेक। इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं। सो इट इज द डिस्टेंस at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second, an angle of 1 second। अब हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली 1 पारसेक कितना होता है। आपको यहाँ पर एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये सन है और यहाँ पर अर्थ है। सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हुआ, ये हुआ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। अब जरा डेफिनेशन देखिए। सो 1 पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। यानी कि अगर अर्थ से मैं एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और सन से मैं इस लाइन को आगे ज्वाइन करती हूँ, सो दैट ये एंगल जो यहाँ पे फॉर्म हो ये 1 सेकेंड का हो। 1 सेकेंड, सेकेंड जो है वो सिर्फ टाइम का ही यूनिट नहीं है, हम एंगल को भी सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं। उसका डिटेल में अभी आपको नहीं करवा रही हूँ, इसे आप खुद से भी थोड़ा पढ़िए, इसे समझिए कि हम सेकेंड्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं और डिग्रीज और सेकेंड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, ये आपके होमवर्क में है। तो यहाँ पर अगर एंगल 1 सेकेंड का फॉर्म होता है तो ये जो डिस्टेंस आई है इसे हम 1 पारसेक के बराबर बोलेंगे। अगेन आप इसे देखिए कि जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क अगर एंगल सबटेंड करती है 1 सेकेंड के बराबर, तो उस डिस्टेंस को, जो अर्थ से यहाँ पे डिस्टेंस बनी है, उसे हम कितना बोलेंगे, 1 पारसेक के बराबर बोलेंगे। अब इसकी रिलेशन देख लेते हैं हम मीटर्स के साथ। सो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर्स। ये 10 की पावर 16 है। ओके, सो अभी तक का जो भी हमने
डिफरेंट यूनिट्स देखे हैं डिस्टेंस के, उनमें से पार्सेक लार्जेस्ट यूनिट है. सो पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. अगर मुझे सीक्वेंस लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 parsec is greater than 1 light year and it is greater than 1 astronomical unit. ओके, सो ये इस तरह का सीक्वेंस है. अब हम देखते हैं आगे इनका रिलेशन. रिलेशन बिटवीन astronomical unit, light year and parsec. So this relationship is given by 1 light year is equal to 6.3 into 10 power 4 astronomical units and 1 parsec is equal to 3.26 light years. ओके, ये दो रिलेशंस हैं बिटवीन द बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. थर्ड वन इज फॉर मेजरिंग एरियाज. एरियाज को तो हम मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में और भी डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज होने वाले यूनिट्स हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. पहला है बार्न, BARN. 1 बार्न is equal to 10 power minus 28 मीटर स्क्वायर. बार्न जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट है एरिया को मेजर करने के लिए. नेक्स्ट इज एकड़. 1 एकड़ is equal to 4047 meter square. This is the relationship between acre and meter square. And the last one which is commonly used is hectare. ये आपने भी बहुत बार सुने होंगे. These are the units of area. So 1 hectare is equal to 10 power 4 मीटर स्क्वायर. ये 3 यूनिट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग एरियाज. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ वन इज फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस. अगर हमें लार्ज स्केल पर मासेस को मेजर करना हो, बड़े मासेस को मेजर करना हो, तो हम किन यूनिट्स को ज्यादातर यूज करते हैं? पहला है 1 टन, या फिर हम इसे कहते हैं 1 मेट्रिक टन. अगर मेट्रिक टन लिखा हो या अकेला टन लिखा हो, ये दोनों सेम हैं. इसकी वैल्यू कितनी होती है? दिस इज इक्वल टू 1000 kgs. 1000 किलो के बराबर होता है 1 टन. दूसरा है 1 क्विंटल. इसकी वैल्यू होती है 100 kgs. नेक्स्ट इज 1 पाउंड. 1 पाउंड इसे हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इसका सिंबल है LB. 1 pound is equal to 1 LB is equal to
0.4536 kgs। ये हमारा kgs के साथ हम रिलेशन देख रहे हैं। kg किसकी यूनिट है? kg हमारे पास SI यूनिट है मास की। लास्ट सबसे बड़ा यूनिट है लार्ज मास के लिए। ओके, दिस इज चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट। इसका सिंबल है 1 CSL। इसको हम 1 CSL के बराबर लिखते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स the mass of sun। सन के मास से 1.4 टाइम्स ज्यादा, वो किसके बराबर होगा? 1 चंद्रशेखर लिमिट के बराबर होगा। सो ये हमारे पास 4 डिफरेंट यूनिट्स हैं फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट वन है for measuring small masses। for measuring small masses, स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। एटॉमिक मास यूनिट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक मास यूनिट का आपको डेफिनेशन भी अच्छे से पता होना चाहिए और इसका वैल्यू भी। इसका डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज 1/12 of the mass of 1/12 of the mass of कार्बन 12 एटम। यानी कि जो कार्बन 12 एटम है उसके मास का बाहरवा हिस्सा 1/12 वो किसके बराबर होगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1 AMU या फिर सिंपली हम 1U, ये दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर -27 kg। ये होती है वैल्यू 1 एटॉमिक मास यूनिट की। ओके, ये जो नंबर है आपको देखा देखा लग रहा होगा। ये क्या होता है? ये हमारे पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। इट मीन्स कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मासेस होते हैं वो 1 एटॉमिक मास यूनिट की रेंज के होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे सभी टॉपिक्स। अब हम एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड वे 1 kg। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 kg बनाएंगे? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें गिवन है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है? गिवन एक तो हमें पता है कि टोटल मास कितना है। टोटल मास है 1 kg के बराबर और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg के बराबर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ कि जो टोटल मास होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ही होगा ना, क्योंकि जो टोटल मास है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। कोई अगर सिस्टम है हमारे पास जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पूरे सिस्टम का मास है 1 kg के बराबर। तो हम इसे कैसे लिख पाएंगे?
यहाँ पर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा with mass of 1 electron. Okay, so what we get, 1 kg is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg multiplied by number of electrons. यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, that number of electrons is equal to 1 kg divided by 9.1 into 10 power minus 31 kg. अब kg से kg को हम कैंसिल कर सकते हैं. ऑब्वियसली जो नंबर आएगा इलेक्ट्रॉन्स का उसका कोई यूनिट नहीं होगा, वो एक प्योर नंबर होगा, राइट. तो अब तो हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 11 इंटू 10 पावर 29. ओके, इसे सॉल्व करके आप देखिए आपके पास ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे. अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी कोई क्वेरी होगी तो वो भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.